हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अभी आप लोग पढ़ रहे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में क्लास 2 हो चुका था। आज जानेंगे क्लास 3। क्लास 3 में जानेंगे क्या से देखिए, पहले इससे पहले मैंने क्लास 2 में सहलगनता के बारे में बता दिया था। इसी का एक उदाहरण है मकई में सहलगनता। यानी मकई में सहलगनता कैसे होता है। क्वेश्चन पहला है, मकई में सहलगनता कैसे होता है। तो मकई में सहलगनता के लिए जॉन हॉकिंसन ने मकई में सहलगनता को सफलतापूर्वक सहलगनता को दर्शाया था। अब जॉन हॉकिंसन ने एक प्रयोग किया था। जॉन हॉकिंसन ने प्रयोग में रंगीन एवं एंडोस्पर्म से भरे बीज वाले पौधों को रंगहीन एवं सिकुड़े बीज वाले से क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे उत्पन्न हुए सब रंगीन तथा एंडोस्पर्म से भरे हुए थे, तथा जब F2 पीढ़ी के बीच क्रॉस कराया गया F2 पीढ़ी में, तब मेंडल के अनुसार 9:3:3:1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर यह अनुपात न होकर पैतृक संयोजन वाले पौधा ज़्यादा हुआ और प्रयोजन संयोजन वाले पौधा कम हुआ। यानी कि जो तैयार हुआ वो कम थी और जो पहले से पैतृक संयोजन था वो ज़्यादा था। इस तरह मकई में सहलगनता पाया गया। अब आगे जानेंगे अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन है, सफलता वर्ग या लिंकेज ग्रुप क्या है। सफलता वर्ग या लिंकेज ग्रुप क्या है। तो सफलता वर्ग या लिंकेज ग्रुप के मतलब होता है सभी सहलगन जीन एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित है। जितना भी सहलगन जीन होता है सब एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। इसलिए लिंकेज वर्ग को अगुणित क्रोमोसोम यानी दुगुणित न होकर अगुणित क्रोमोसोम से ही यानी एन के रूप में ही दर्शाया जाता है। तो उसी को कहते हैं सहलगनता ग्रुप या लिंकेज ग्रुप। तो जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे में हुआ कि मकई में 10 लिंकेज है तो मकई में 10 लिंकेज है तो n बराबर 10 ही होगा। इसी तरह से मटर में 7 लिंकेज है तब n बराबर इसका 7 ही होगा। इसी तरह से ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज है तो इसका भी n बराबर 4 ही होगा। यानी अगुणित रूप में ही जब रहता है तो उसी को लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। अगुणित यानी अकेला होना चाहिए, 2n के रूप में न होकर n के रूप में रहता है तो उसे सहलगनता या लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। अब आगे है प्रत्यक्ष सहलगनता। यानी एक प्रत्यक्ष सहलगनता होता है, एक परोक्ष सहलगनता होता है। सबसे पहले जाने प्रत्यक्ष सहलगनता क्या है, परोक्ष सहलगनता क्या है। तो प्रत्यक्ष सहलगनता में तो 50 या 50 से कम मैप यूनिट यानी 50 या 50 से कम होना चाहिए। कम यूनिट वाले को प्रत्यक्ष सहलगनता कहते हैं, तथा 50 से अधिक होना चाहिए। 50 से अधिक मैप यूनिट वाला को प्रत्यक्ष सहलगनता कहते हैं। यानी 50 या 50 से कम रहेगा तब प्रत्यक्ष, 50 या 50 से अधिक रहेगा तब परोक्ष सहलगनता कहा जाएगा। इस तरह से प्रत्यक्ष सहलगनता और परोक्ष सहलगनता यानी डायरेक्ट लिंकेज और इनडायरेक्ट लिंकेज के बारे में हुआ। अब आगे जाना है कि एक मैप यूनिट यानी यहाँ आया था मैप यूनिट। मैप यूनिट का मतलब क्या होता है। तो मैप यूनिट का मतलब होता है 1% इक्वेशन यानी पूर्व योजन। यानी कि नया जो पौधा होता है वो नया में कितने 1% कितना बने, कितना में कितना पढ़ना, तो इसी को मैप यूनिट के नाम से जाना जाए। एक मैप यूनिट बराबर 1% पूर्ण योजन। अब आगे है मैप डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो मैप डिस्टेंस का फार्मूला होता है नंबर और इक्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इनटू 100। यानी कि जितने पुनः जो हुआ उसका कुल करके फिर गुने 100 से करेंगे। तो इस ढंग से मैप डिस्टेंस बराबर फार्मूला हुआ। अब आगे जानना है सहलगनता का प्रभाव। यानी सहलगनता का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो सहलगनता का मुख्य प्रभाव यह पड़ता है कि पैतृक या जनक लक्षणों की संख्या अनुमानित संख्या से अधिक होना है। यानी जितना अनुमान लगाए हैं उससे अधिक हाइब्रिडों अधिक संख्या होता है
पैतृक का, लेकिन हाइब्रिड का कम हो जाते हैं। यानी कि हमने अनुमान लगाया था, इसे मान चलते हैं 9:3:3:1 में, ठीक है। इसको मैं अनुमान हमने लगाया कि 6 गो हाइब्रिड है और पैतृक 10 है। लेकिन यहाँ पर संलग्नता ग्रुप में ऐसा नहीं होता। संलग्नता ग्रुप में 7:1:7 के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि पैतृक लक्षण 14 और हाइब्रिड 2 गो ही रहता है। तो इस तरह से अनुमानित संख्या से अधिक हो जाता है। तो इसी ढंग से संलग्नता का प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे से मेंडल के अनुसार इस अनुपात में जनकों की संख्या 10/16, यानी 10/16 का मतलब हुआ इस ढंग से था ना 9:3:3:1, यानी कि 9:1:10, 9 और 1 10 पैतृक लक्षण था। लेकिन 6 गो हाइब्रिड लक्षण था। लेकिन संलग्नता में ऐसा नहीं होता। संलग्नता में क्या होता है 7:1:1 के साथ रूप में होता है, यानी 2/16, यानी कि 7:1:1:7 के रूप में है। तो इसको में 2 गो हाइब्रिड बना और 7 में 14 गो पैतृक लक्षण हुआ। तो इस ढंग से हुआ संलग्नता का प्रभाव, यानी संलग्नता का प्रभाव में अनुमानित संख्या से अधिक पैतृक हुआ लेकिन हाइब्रिड कम हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे संलग्नता का महत्व, यानी संलग्नता का महत्व क्या है। तो संलग्नता का निम्नलिखित महत्व है। पहला, संलग्नता के अध्ययन से क्रोमोसोम में स्थित जीन्स की सही स्थिति या उसके बीच की दूरी का पता चला। जब संलग्नता हुआ उसके बाद ही क्रोमोसोम में कौन जीन होता है और कहाँ पड़े रहता है, इस सब के बारे में पता चला। दूसरा, पैतृक लक्षणों को एक साथ रखने में संलग्नता सहायक होती है, यानी पिता का जो लक्षण है उसको एक साथ रखने में सहायक होती है। तीसरा, संकरण समुदाय में मूल जनक के लक्षणों को यह एक साथ रखने में, यानी कि मूल जनक होते हैं उसके साथ एक साथ रखने को सहायक होता है। कौन? संलग्नता। यानी संलग्नता के इस तरह से 3 को महत्व हुआ। ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या है? विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का एक समूह सहजात क्रोमोसोम पर स्थित समान जीनों का समूह से स्थान परिवर्तित करते हैं। यानी कि क्रॉसिंग ओवर के मतलब हुआ कि एक क्रोमोसोम पर स्थित जीन एक समूह में सहजात क्रोमोसोम पर स्थित है, यानी क्रोमोसोम पर स्थित समान जीन को समूह को स्थान, यानी समान जीन से जब स्थान परिवर्तन करता है इसी को विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आगे थोड़ा सुन डायग्राम के रूप में समझाएंगे। आगे मॉर्गन एवं कैसल ने 1912 क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रयोग सबसे पहले मॉर्गन एवं कैसल ने 1912 में किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तब मॉर्गन एवं कैसल ने। कब किया था? तो 1912 में। आगे क्रॉसिंग ओवर की विधि, यानी क्रॉसिंग ओवर किस विधि से होता है? तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया का आरंभ अर्धसूत्री विभाजन, यानी अर्धसूत्री इस रूप में आधे डिवाइड होता है अर्धसूत्री रूप में। अर्धसूत्री विभाजन का प्रपोज 1 की पैकेटिन अवस्था में होता है। इस अवस्था में समजात क्रोमोसोम युग्मों में रहते हैं तथा प्रत्येक समजात क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिन में बढ़ जाता है, यानी कि 2 भाग में अर्धसूत्री विभाजन में उसके द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। इस अवस्था में बीच के 2 समजाति क्रोमेटिड असमजाति क्रोमेटिड से भाग नहीं लेते हैं। भीतर वाले 2 असमजाति क्रोमेटिड एक दूसरे से या एक से अधिक स्थानों पर क्रॉस करते हैं जिससे काइजम उत्पन्न होता है। काइजम के स्थान पर क्रोमेटिड टूट जाते हैं एवं बाद में इस प्रकार के जोड़ते हैं, उनके समजात खंडन होता है। इसको डायग्राम द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए डायग्राम द्वारा
देखिए ये डायग्राम है। यहाँ पढ़े सेंट्रोमियर हुआ यानी ये क्रोमोसोम हुआ, ये क्रोमोसोम यहाँ पढ़े, ये पूरा एक क्रोमोसोम हुआ, ये क्रोमोसोम का यहाँ मैटरल हुआ, ये पर्सनल हुआ, पेट्रल हुआ। ये मैटरल और पर्सनल यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद ये इसमें जुटा और इसमें यहाँ पढ़े देखिए यहाँ ये इसमें जुटा हुआ और इसमें ये जुटा, ठीक काइजम बना, एक काइजम बन गया। इसके बाद आगे अब देखिए काइजम जब बन गया तब यहाँ से फिर ये अलग हो गया, ये यहाँ से अलग हो गया, इससे ये इसको में चला गया और इसको में चला गया, इस तरह से अलग हो गया। अलग होने के बाद ये फिर नया बना, ये नया बन गया और इस तरह से अलग होकर ए बन गया ये, और एक क्रॉस ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉस ओवर। और क्रॉस ओवर होने के बाद सब फिर अलग अलग इस तरह से बन गया, इस तरह से नॉन क्रॉस ओवर हुआ। तो यह क्रॉसिंग ओवर संलग्नता तथा विनिमय में यही क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो अब क्रॉसिंग ओवर के डायग्राम के बारे में तो समझ में आ गया होगा। आगे क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है? तो क्रॉसिंग ओवर का महत्व जीवों को नई जातियों का विकास क्रॉसिंग ओवर का बहुत महत्व है। इस प्रक्रिया के चलते माता तथा पिता के लक्षणों का विनिमय होता है, जिसके फलस्वरूप अच्छे गुण वाले संतान होता है। यानी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही अच्छे संतान यानी अच्छे गुण वाले संतान उत्पन्न होते हैं। यही क्रॉसिंग ओवर का मुख्य महत्व है। अब आगे लिंग का निर्धारण कैसे होता है? अभी बताया ना कि माता एवं पिता से नई संतान का उत्पन्न होती है, तब नई संतान में कैसे होता है लिंग निर्धारण? मनुष्य में सबसे पहले सर्वप्रथम हैंकिंग यानी सर्वप्रथम हैंकिंग ने 1819 में लिंग निर्धारण क्रियाविधि की जानकारी दी। उन्होंने कुछ कीटों, सबसे पहले कीट पर उन्होंने एक प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि 50% शुक्राणु में एक खास संरचना होती है, जबकि 50% शुक्राणु में यह संरचना नहीं होती है। इस ढंग से उन्होंने हैंकिंग ने बताया कि जो नर होता है, नर का जो शुक्राणु में दो प्रकार के होते हैं, 50% खास और 50% खास नहीं होता है। तो इन्होंने लिंग निर्धारण के बारे में सबसे पहले बताए थे 1819 में। ये भी क्वेश्चन आता है लिंग निर्धारण को सबसे पहले किसने बताया? तो हैंकिंग ने। कब? 1819 में। अब आगे हम मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मानव में हम लोग जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम नर मादा में समान होता है, यानी 22 गो नर तथा मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। यानी 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहा जाता है। लेकिन 23वां जोड़ा होता है से भिन्न होता है। ये 23 जोड़ा नर में 100 और वाई होता है, 100 और वाई नर में होता है, जबकि मादा में 100 और 100 होता है। यानी 23वां जोड़ा 100 और 100 होता है मादा में, और नर में 100 और वाई होता है। जब नर का X क्रोमोसोम का मादा का X क्रोमोसोम से होता है, यानी कि X क्रोमोसोम से होता है तो पुत्री, और जब नर का Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से होता है तब पुत्र जन्म लेता है। देखिए तो इसका डायग्राम के द्वारा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हो गया मेल यानी कि फादर है, और ये है फीमेल यानी ये मदर है। ये मेल और ये फीमेल यानी कि 44 प्लस XY, इसमें 44 प्लस XY। इसको अर्धसूत्री विभाजन यानी क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहले भी बताए थे। क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन 22 प्लस X 22 प्लस Y हुआ। इधर भी शुक्राणु 22 प्लस X 22 प्लस Y, वंडाणु 22 प्लस X और 22 प्लस X ही है, 22 प्लस X और 22 प्लस X हुआ। इसके बाद हम आगे
एक क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद क्या होता है, ये इससे क्रॉस हुआ तो 22 प्लस 22 22 44, 44 प्लस 1 हो गया। इसके बाद ये इससे क्रॉस हुआ तो ये हो गया 22 प्लस एक्स, 22 22 44, 44 प्लस एक्स, यानी कि एक्स हुआ। इसके बाद फिर इससे क्रॉस हुआ, ये इससे क्रॉस हुआ, यानी ये इससे क्रॉस हुआ। 3 22 22 44 एक्स और वाई, 44 प्लस एक्स वाई। इसके बाद ये इससे क्रॉस हुआ, 22 22 44 और एक्स और वाई, एक्स और वाई। टी ढंग से मानव में लिंग निर्धारण होता है। मानव में लिंग निर्धारण यानी 22 प्लस एक्स अभी बताए थे, एक्स मादा में होता है। जिसमें एक्स है वो हो गया नर, और जिसमें एक्स और सॉरी मादा, और जिसमें एक्स वाई हुआ वो हुआ नर। देखिए तो इसमें है एक्स और एक्स है तो गर्ल, इसमें एक्स और वाई है तब बॉय, इसमें एक्स और एक्स है तब गर्ल, इसमें एक्स और वाई है तो बॉय। तो यानी कि इस तरह से लिंग निर्धारण होता है कि जब एक्स क्रोमोसोम नर का एक्स क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से संयोजन करता है तो गर्ल उत्पन्न होती है, तथा जब वाई क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से संयोजन करता है तब बॉय उत्पन्न होता है। इस तरह से मानव में लिंग निर्धारण होता है। अब आगे लिंग वंशागति क्या है, यानी जिन लक्षणों के जीन लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। जैसे में देखिए ड्रोसोफिला एवं मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम 1 जोड़ा पाया जाता है। ड्रोसोफिला एवं मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम 1 जोड़ा पाया जाता है। अब सबसे पहले ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता के बारे में जानेंगे। ड्रोसोफिला में नर तथा मादा लिंग संलग्नता लगभग 100 समान रूप से 100% समान रूप से पाई जाती है। अब कुछ ड्रोसोफिला के बारे में जानते हैं। तो देखिए ड्रोसोफिला 2 रंग का होता है, एक होता है लाल आंख का, एक होता है सफ़ेद आंख का। तब यदि जब लाल आंख वाली मादा का संकरण उजले आंख वाली नर से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी संतान लाल आंख वाले होंगे, जबकि F1 पीढ़ी से लाल आंख वाले नर एवं मादा को क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के सभी संतान उत्पन्न लाल आंख वाली में, जबकि 50% लाल आंख और 50% उजले आंख वाले नर होगा, और मादा टोटल लाल आंख की होगी। इसका डायग्राम के द्वारा समझा जाएगा। देखिए डायग्राम में रेड आइड वाले फीमेल यानी मादा है, व्हाइट वाले मेल यानी कि नर है। जब यहाँ से क्रॉस हुआ ये ती बना तो क्या हुआ, रेड आइड फीमेल आई भी रेड आइड फीमेल, यानी कि इस जब कलर है तो रेड होगा, तो रेड आइड हो गया फीमेल आई, रेड आइड मेल है फर्स्ट जनरेशन में। जब फर्स्ट जनरेशन की इस तरह से क्रॉस कराते हैं, जब इस तरह से क्रॉस करा और इसको इस तरह से क्रॉस करा तो जितना भी बना ये फीमेल हुआ, रेड आइड फीमेल, टोटल है रेड आइड फीमेल हो गया, लाल आंख वाली, यानी कि मादा लाल आंख वाली होगी। अब इसको क्रॉस इससे कराते हैं, जब इस सॉरी ये तो ही गया था, इससे अब इससे क्रॉस कराते हैं, इसको इससे क्रॉस कराते हैं तो इसमें क्या हुआ, 50% रेड आइड, ये रेड आइड वाला हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, वाइट आइड वाला हुआ। ये वाइट आइड वाला मेल हुआ, दोनों मेल हुआ, लेकिन ये रेड आई वाइट हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे अब इसी को अगर मान लिया जाए कि जब उजले आंख वाली मादा है और लाल आंख वाली नर है तो उससे क्रॉस कराते हैं, तो उससे जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी के सभी मादा संतान लाल आंख के होंगे, जबकि नर संतान उजले आंख के होंगे। और जब आपस में इनका क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के नर में एवं मादा में 50% लाल और 50% उजला होगा। इससे भी एक डायग्राम के द्वारा ही समझेंगे।
देखिए ये हो गया व्हाइट आइड फीमेल, ये हो गया रेड आइड मेल। इसके बीच इससे बीच क्रॉस होता है, तो इसके बीच इससे बीच जब क्रॉस होता है तो जितने भी F1 पीढ़ी में बने सब फीमेल ही है। तो रेड आइड के फीमेल, रेड आइड के, और मेल वाइट आइड के हो गए, यानी कि रेड आइड के फीमेल और वाइट आइड के मेल होंगे, ये F1 पीढ़ी में होंगे। जब F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस कराते हैं, जब F1 पीढ़ी के क्रॉस आपस में कराएं तो हो गया ये हुआ। तो इस तरह से ये दोनों क्रॉस होने के बाद ये बन रहा है फीमेल। तो फीमेल में 25% रेड, ये रेड हो गया, ये वाइट हुआ, तो 25% रेड और 25% वाइट हुआ। अब इससे एक क्रॉस होता है और इससे एक क्रॉस होता है, तो इससे क्रॉस कराने में 25% रेड होगा, 25% वाइट होगा, यानी 25% रेड और 25% वाइट, यानी कि मेल भी 25% रेड और 25% वाइट होंगे। तो इस तरह से हुआ ड्रोसोफिला में लिंग सहलगनता। तो समझ में आ गया होगा दो उदाहरण के द्वारा। अब आगे देखिए मनुष्य में लिंग संलग्नता, यानी मनुष्य में लिंग संलग्नता कैसे होता है। ड्रोसोफिला में 70% था, लेकिन मनुष्य में ड्रोसोफिला में 100% था, लेकिन मनुष्य में 70% ही लिंग संलग्नता की पहचान है, जो संतान लक्षण को प्रभावित करते हैं। अब आगे देखिए मनुष्य में एगो हीमोफीलिया नामक रोग होता है। ये हीमोफीलिया रोग होने का पीछे कारण है लिंग संलग्नता ही। यह रोग एक लिंग संलग्नता अप्रभावी लक्षण। इस रोग के चलते शरीर के किसी भी भाग को कटने पर रुधिर का प्रवाह अविरल हो जाता है तथा रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होता है। यानी कि जब किसी भी पैर या किसी भी भाग मनुष्य का कट जाता है तो रुधिर नहीं जमता है, उस रोग को ही हीमोफीलिया रोग के नाम से जाना जाता है, यानी रक्त नहीं जमता है, तो उसी को हीमोफीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये हीमोफीलिया रोग होता है कैसे। ये हीमोफीलिया रोग वंशानुगत है, तो वंशानुगत में किस तरह से होता है से जानेंगे। देखिए यदि सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग वाहक स्त्री से होती है तो इन दोनों से उत्पन्न मादा संतान का 50% सामान्य एवं 50% हीमोफीलिया रोग के वाहक होंगे, जबकि नर संतान 50% सामान्य और 50% हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होता है। कि जब पुरुष को शादी होती है हीमोफीलिया हुआ रोगी यानी कि लेडीज से, स्त्री से, तब उसमें से जब संतान उत्पन्न होगी तो 50% सामान्य एवं 50% हीमोफीलिया हो रहेगा। अगर लड़का जन्म लेता है तब भी 50% सामान्य एवं 50% हीमोफीलिया होगा। देखिए ये मदर है फादर है, इसको हीमोफीलिया है, यानी हीमोफीलिया है। इससे जब उत्पन्न होता है संतान इस तरह से क्रॉस होता है, ठीक है, यहाँ से क्रॉस हुआ तो 100x हो गया, ये नॉर्मल यानी कि पुत्री नॉर्मल होगा। फिर इससे और इससे क्रॉस होता है तब ये होगा हीमोफीलिया यानी रोगवाहक, पुत्री रोगवाहक होगा। इसके बाद अगर ये इससे क्रॉस होता है तो ये पुत्र होगा नॉर्मल होगा, यानी कि सामान्य होगा। यदि इससे क्रॉस होता है तो होगा हीमोफीलिया ग्रसित पुत्र, यानी कि 50% पुत्री नॉर्मल और 50% पुत्री करियर, 50% पुत्र नॉर्मल और 50% पुत्र हीमोफीलिक, यानी कि 50-50% होते हैं। इस तरह से ये अब आगे हाँ अगर सामान्य स्त्री, उस बार था सामान्य पुरुष, लेकिन इस बार अगर सामान्य स्त्री रहेगा, सामान्य स्त्री का शादी हीमोफीलिया वाहक पुरुष से होता है, यानी कि हीमोफीलिया हुआ पुरुष से होता है, तब F1 पीढ़ी में सभी पुत्रियां समान, यानी पुत्री समान होगा परंतु रोगवाहक हो, यानी समान होगा परंतु रोगवाहक होगा, यानी कि अगले जनरेशन में रोग वो दे सकते हैं, लेकिन पुत्र सभी समान होंगे। देखिए क्रॉस, ये नॉर्मल मदर हुआ, ये हीमोफीलिक फादर हुआ। अब यहाँ से ऐसे क्रॉस हुआ, ये क्रॉस हुआ, ये इससे क्रॉस हुआ, तब सभी में हीमोफीलिया ग्रसित, यानी कैरियर डॉटर, यानी क्या हुआ है,
सभी पुत्र समान है परंतु रोगवाहक, यानी कि अगली जनरेशन में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, रोगवाहक होगा। इसी ढंग से ए ऐसे क्रॉस हुआ, ए और इससे क्रॉस हुआ, तब जितना पुत्र हुआ ये नॉर्मल हुआ। इस तरह से मनुष्य में हीमोफीलिया रोग प्रसारित होता है। हीमोफीलिया रोग प्रसारित होने का यही दो कारण है। पहला कारण था क्या, दूसरा कारण क्या था, देखिए पहला कारण था सामान्य स्त्री की शादी हीमोफीलिया रोग वाहक से होती है, और दूसरा में सामान्य स्त्री का शादी हीमोफीलिया रोगवाहक पुरुष से होता है। तब इस तरह से जो संतान होती है। इसी ढंग से हीमोफीलिया रोग के बारे में समझ में आ गया होगा। आज का क्लास इतना ही पर ही समाप्त करते हैं। अगला क्लास में पढ़ेंगे आगे के बारे में। धन्यवाद।